ये फुल डेप्थ एनालिसिस वीडियो है कि ये मैच कहाँ हाथ से निकला है, क्या ये मैच बॉलिंग के कारण हारे हैं और क्या सुमन गिल की कैप्टेंसी सही थी, माय ओपिनियन। और हर एक बार गौतम गंभीर पर शॉट लेना ये भी गलत है। ऑन फील्ड जो गलतियां हुई है बैटिंग में और जो सुमन गिल की जो कैप्टेंसी थी वो कैसा था, इस वीडियो में फुल डिटेल में हम बात करने वाले हैं। वीडियो चालू होने से पहले बस यही कहेंगे कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और वीडियो शुरू करते हैं। जब इंडिया टॉस जीतकर बॉलिंग करने की फैसला लेती है और यहाँ पर इंडिया के लिए जो शुरुआत में हुई थी वो काफी लग रहा था कि हम लोग ये मैच में पकड़ में है, खास करके जब 58 रन पर और 13 ओवर हो चुका था तो वहां से और लग रहा था कि हमारा मैच पकड़ में है। और जो कॉन्वे को हर्षित राणा ने तीनों मैच में लगता है उनको आउट किया है, 2 इन स्विंग से। और जो तीसरा मैच था जो इन स्विंग के लिए वो खड़े थे लेकिन आउट स्विंग गया और उनको आखिरी मूवमेंट पे पता चला कि आउट स्विंग है तो बैट लगा दिए हैं। शानदार कमबैक था। और सरदीप सिंह सीधे उनका भी सेम था कि वो बैटमैन हैरी निकलस ने ताकते रह गए कि वो इन स्विंग आएगा, इन स्विंग आएगा। और जैसे उनको भी मालूम चलता है तो वो हल्के बैट से खेलने जाते हैं और प्ले बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन जो तीसरा विकेट था वहां पर ये बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी, फील्डिंग कमाल की थी, जो कि रविंद्र जडेजा ने बैकवर्ड पॉइंट पर शानदार कैच पकड़ा था और ग्लेन फिलिप को याद दिलाया कि भाई नंबर 1 फील्डर मैं हूं। और कमाल का रिएक्शन टाइम भी कम था और कमाल का, और वहां से मैच लगा था कि हम लोग की पकड़ में है। हर्षित राणा और असरदीप सिंह कमाल के पावर प्ले में बॉलिंग अपना स्किल दिखाया था और सिराज को 1 चेंज ले आया गया था इस मैच में, फिर भी अपना प्रभाव वो छोड़े थे। जैसे ही डेरी मिचेल और ग्लेन फिलिप आते हैं इसके बाद सीधा अगला विकेट जो गिरता है 43 ओवर में 277 रन की स्कोर पर। लेकिन जो बीच में हुआ वो वहीं पर सुमन गिल कप्तानी जजमेंट हो गई क्योंकि डिसाइडमेंट थी। हाँ, कप्तानी उनकी थोड़ा कमजोर कड़ी लगी इस मैच में और उसका हम रीजन भी देते हैं और एक के फेवर में भी एक बता देंगे ऐसा क्यों किए है। तो देखो, जैसे डेरी मिचेल और ग्लेन फिलिप बैटिंग करने आते हैं तो 16वां ओवर में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है नीतीश रेड्डी को। देखो वहां पर उनका ओवर नहीं बनता है और मैं कारण भी दे सकता हूँ। हाँ, ये जरूर कह सकते हो कि अगर नीतीश रेड्डी का विकेट नहीं मिला तो आप ये बात कह सकते हो कि अगर विकेट ले लेते तो हो सकता है कि वो मास्टर स्ट्रोक हो। लेकिन जब नीतीश रेड्डी को लाया गया तो सब कोई सरप्राइज हो गया कि भाई ऐसा कैसे कि स्पिनर, इसकी नीतीश रेड्डी चौथे सीमर हैं, कैसे स्पिनर से पहले आ सकते हैं। लेकिन इसके बाद 17 ओवर में कुलदीप यादव आते हैं, उनके बॉल पर फर्स्ट बॉल पर डेरी मिचेल आगे निकल के स्टेट में एक छक्का मार देते हैं सामने और उस ओवर में उन्होंने मात्र 9 रन दिया था। और जब कुलदीप यादव ने दूसरा ओवर लेके आते हैं मात्र 3 रन देते हैं और अपने तीसरे ओवर में मात्र 6 रन, यानी कि कुल मिलाकर अपने 3 ओवर में 18 रन देते हैं, जो कि वनडे जो सपाटी पे ये खराब बॉलिंग फिगर नहीं है 3 ओवर में। लेकिन उनको 3 ओवर के बाद हटा दिया जाता है। हटाना इसलिए भारी पड़ गया क्योंकि कुलदीप आपका एक्स फैक्टर है और डेरी मिचेल और ग्लेन फिलिप तो चाहेंगे कि भाई आपका एक्स फैक्टर जो है सबसे ज्यादा विकेट लेने की प्रभाव डाल सकता है, अब उनको गेम से बाहर कर दिया। और नीतीश कुमार रेड्डी भले ही इकोनॉमिकल जा रहे थे लेकिन कोई भी प्रभाव नहीं डाल रहे थे कि वो विकेट ले सके क्योंकि उनका स्पीड नहीं है जो लेंथ डाल रहे हैं वो डेरी मिचेल आराम से और ग्लेन फिलिप स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। और जब मन चाहे एक चौका मार देते थे। तो इसके चलते कहते हैं कि थोड़ा कप्तानी में उनकी जजमेंट हुई स्पिन के साथ शुरुआत में ही, क्योंकि आप स्वीप से डर रहे थे उनके कि भाई कुलदीप यादव को स्वीप। अगर नीतीश रेड्डी भी आपको 50 रन के करीब रन खाए हैं और कुलदीप यादव मान लो 60 रन खाता है, उनको टेकल कर रहे थे। टीम की स्ट्रेटजी रहती है कि आपके सामने वाले के मेन बॉलर को ही खत्म कर देते हैं। कुलदीप को ठीक है स्वीप, रिवर्स स्वीप, पैडल स्वीप मारते, आप उनको प्रोटेक्शन दे देते और उसके चक्कर में अगर कुलदीप को 2 छक्का पड़ के 1 विकेट मिल जाता वहीं पर मैच खत्म था। इन दोनों में से खास करके डेरी मिचेल का विकेट मिल जाता मैच खत्म था, इतना रन ही नहीं जाता। तो इनको इस बात में कहेंगे कि ये लोग ट्विटर से टीम सोच चला रहे हैं कि ट्विटर पर इसकी लोग एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि भाई नीतीश रेड्डी को बैटिंग नहीं करा रहे हो, नीतीश रेड्डी की बॉलिंग नहीं करा रहे हो। उसके चक्कर में कहा इन्होंने 8 ओवर करा दिया और नीतीश रेड्डी के लिए वो सही टाइम था कि भाई उनको इतना मार नहीं पड़ी क्योंकि सामने वाली टीम रिक्स उस टाइम नहीं लेना चाह रही थी कि आप एक अननेसेसरी चौथा इस बॉलर को वही आते जब स्पिन इंट्रोड्यूस कराया गया है उस टाइम आते तो उनका भी इकोनॉमिकल ठीक ठाक जाता है, वो भी फिट थे। लेकिन सुमन गिल की कप्तानी यहीं पर थोड़ा ऑफ लेट चला गया क्योंकि उनकी कप्तानी में ऑब्वियसली गौतम गंभीर का भी हाथ होगा, प्लानिंग का हिस्सा होगा ऐसा। तो
यहाँ पर ऐसा लगता है कि रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव अब दोनों को ले आते, रन पड़ते। मान लो ऐसे भी कुलदीप नीतीश रेड्डी विकेट नहीं लिया, आप जो 30 ओवर तक उनको कंटिन्यू रखा, उसके चलते अगर कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा करते, मान लो ये सपोर्टेड कि विकेट नहीं मिलता, लेकिन आपका मेन स्पिनर था, उनको कह सकते हैं इस मैच में हम स्पिनर के ब्लेम में नहीं करेंगे। स्पिन प्रॉपर तरीके से कुलदीप यादव को 3 ओवर के बाद हटाया जाता है, 21 ओवर के बाद उनको बॉलिंग नहीं दिया जाता है, तब 22 ओवर से लेकर 29 ओवर तक फास्टर और खास करके मेन फास्ट बॉलर नीतीश रेड्डी, असरदीप सिंह और मोहम्मद सिराज, ये 8 ओवर डालते हैं, 22वां और 29वां ओवर डालते हैं, जहां पर इन 8 ओवरों में 51 रन पड़ता है। यहाँ पर भी अच्छे के इकोनॉमिक रेट से आपको रन पड़ जाता है 51 रन, और विकेट भी नहीं मिलता है, और बैटमैन सेट हो चुका है 29 ओवर, और एक भी विकेट उसके बाद नहीं गिरा है। वो ग्लेन फिलिप और डेरी मिचेल खेल रहे हैं, और आपका मेन इस फास्ट बॉलिंग भी ट्राई कर लेते हैं। और 30वां ओवर में जडेजा का पहला ओवर होता है, और कमेंट्री में ये बात चल रही थी कि जडेजा एज बैट्समैन कर रहे हैं इस पर, और 30वां ओवर में जब बॉलिंग कराने, मेरा मानना है कि यहाँ पर कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा के क्या करते कि आप 16 ओवर में कुलदीप के ले आए, तो आप 17 में जडेजा के भी ले आ देते, अब इनको गेंदबाजी करने देते, जो कि आपके जो प्रमुख गेंदबाज है, कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, आज शुरुआत के वो भी रिस्क लेके कुलदीप यादव को तो फर्स्ट बॉल पर 6 मार दिए थे, तो ये मेरा मानना है कि आप इनसे ही बॉलिंग कराते, क्योंकि ये स्किलफुल बॉलर है, ऐसा नहीं है कि ये रातों रात खत्म हो गए हैं बॉलर। कुलदीप यादव खास करके मेरा मानना था कि उनको कंटिन्यू कराते 30 ओवर तक, वो रन मारने के चक्कर में, और जब वो भी जान जाते कि लोग हटाने वाले नहीं है, एक विकेट की आपकी जरूरत थी, और आपको गारंटी तो नहीं, खेल में कुछ चीज गारंटी नहीं होती, लेकिन जरूर एक विकेट वो ले पाते, और आपका मैच में 337 रन का स्कोर ही नहीं बनता, एक विकेट अगर मिल जाता। और रविंद्र जडेजा 30वां ओवर में लाते हैं, और 5 ओवर लगातार डालते हैं, और 5 ओवर में उनका 28 रन था, जिसमें एक नो बॉल भी डाले थे। हाँ, क्योंकि 28 रन तब उनको पड़ा था जब दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके हैं। अब की जैसे ही फास्टर का आप लेके आए, उनको भी मार पड़ा, फास्टर भी 8 ओवर में 51 रन 6 के इकोनॉमी से रन खा गए। उसके बाद जब रविंद्र जडेजा जाते हैं, वो भी 5.5 के इकोनॉमी से रन खा रहे थे, जबकि दोनों बैटर सेट हो चुके, कोई भी वहां रिस्क ले सकता था, क्योंकि 30 ओवर हो चुके थे, और जैसे 13 ओवर में विकेट गिरा और 14, 15, 16 ओवर में आ जाता, तो उनको तो ढकल देते बैकफुट पर कि भाई अब तुम 250 के लाले पड़ जाएंगे। तो इसके चलते थोड़ा यहीं पर कप्तानी में एरर हुआ। हालांकि रविंद्र जडेजा ने 40वां ओवर में वो 13 रन खा लेते हैं, और 41वां ओवर में कुलदीप यादव को पड़ता है, जहां उनका जो अंत हुआ था 22वां ओवर में, उनका 41वां ओवर में इंट्रोड्यूस कराया जाता है कुलदीप यादव का चौथा ओवर 41वां ओवर में आता है, जहां पर उनको 19 रन पड़ जाता है, क्योंकि बैट्समैन तो पागल हो चुके थे, सेट हो चुके थे रन मारने के लिए, तो वहां पर कुलदीप यादव को 19 रन पड़ जाता है। और 44वां ओवर में फाइनली असरदीप सिंह को विकेट मिलता है, और T20 लाइन पर, T20 सेटअप पर असरदीप सिंह बहुत करते हैं एंगल के साथ, वो वाइड यॉर्कर मारते हैं, और ग्लेन फिलिप का विकेट मिलता है। 106 रन बना चुके थे, वो अपना काम कर चुके थे जो टीम की करना था, और सीधे 45वें ओवर में एक और विकेट मिलता है डेरी मिचेल को, जो कि मोहम्मद सिराज ने किया था, और बहुत ही ज्यादा प्रभावित डाला था। असरदीप को भी और हर्षित राणा को भी डेथ ओवर में मारा गया है। हालांकि हर्षित राणा 70 के एबव चले गए हैं, और ये 60 के एबव चले गए हैं असरदीप सिंह, लेकिन देख रहे हैं कि ये 43-44 रन ही दिए हैं मोहम्मद सिराज, तो इनका, और जो कि नया बॉल में बॉलिंग नहीं किया है, वन चेंज ये बॉलर थे, तो अपना प्रभाव एज विकेट के तौर पर नहीं छोड़ा था, लेकिन एज जो डालते हैं गेंदा, क्योंकि दोनों बैट्समैन के सेट होने के बाद भी लगातार बॉलिंग करा रहे थे मोहम्मद सिराज, इसकी वन चेंज आए थे, और डेरी मिचेल आते आते लेट हो चुका था विकेट उनका, और उन्होंने उनके दम पर 337 रन स्कोर खड़ा कर देते हैं डेरी मिचेल के दम पर। इस जो फर्स्ट इनिंग हुआ था, इसमें 3-4 प्रॉब्लम आई थी भाई, जिससे कि डेरी मिचेल का एक रन आउट कुलदीप यादव से छूटा था, जो कि वो मिड ऑन पर थे, और वहां से उनका एक रन आउट छूटा था, वो भारी पड़ सकता, वहां पर एक रन आउट मिल जाता। अभी डेरी मिचेल मात्र वो 1 रन पर खेल रहे थे, काम हो जाता। फिर टैक्टिस में थोड़ा दिक्कत हुआ कि कुलदीप यादव और स्पिनर के ले आने में सुमन गिल देरी कर दिया, 16 ओवर में इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन रविंद्र जडेजा को 17 ओवर में ले आए थे। 30 ओवर तक रन पड़े ना पड़े अब करते, और
देख लेते कि भाई ज्यादा ही मार पड़ने लगा, आपको मान लो लगता है दोनों एंड से कराते, 22-23 ओवर में देख लिया कि भाई रन पड़े, तब वहां पर आप नीतीश रेड्डी को लेके आते। T20 में तो आप सेम ही करते हैं ना, कि शिवम दुबे को सेम पहले का ओवर थोड़ा दे देते हैं, और एशिया कप में तो मजबूरी थी तो आप दिए थे, लेकिन ऐसे नहीं देते। किसी का दिन खराब जा रहा है उसका ओवर कटवाने के लिए देते हैं, ये नहीं कि आप मेन बॉलर से पहले शिवम दुबे से ही करा लो, जबकि आपके वो छठे विकल्प 7वें विकल्प पे है। तो सेम यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर टीम से भी और सुमन गिल की कप्तानी में थोड़ा एरर आता है। और अब बात करते हैं इंडिया के बैटिंग जो है, और बैटिंग के चलते मैच ये हारे हो, बॉलिंग के चलते नहीं, क्योंकि यहाँ अब इंदौर में बाउंड्री छोटी होती है, फ्लैट विकेट है, एवरेज स्कोर ही है 338 रन फर्स्ट इनिंग की, और 337 रन बना चुके हैं, तो आप चेस कर सकते थे। और इतनी आपकी गलती बैटिंग ऑर्डर में होने के बाद, बैटिंग ऑर्डर टाइप खराब शॉट सिलेक्शन और टेम्परामेंट इशू होने के बाद भी आप मात्र 41 रन से ही मैच हारे हो। और एक टाइम पर तो विराट कोहली का जो था, हर्षित राणा आउट होने के बाद भी हमको कॉन्फिडेंस था कि विराट कोहली ये मैच जीत जाएंगे, और इस आइकॉनिक चेस आज हम करने वाले हैं। हालांकि विराट कोहली का जो शॉट मारने जाते हैं और बैट मुड़ जाता है, हालांकि विराट कोहली 2016 का उससे भी लीथल देख रहे हैं, और विराट कोहली 2.0 नहीं है भाई, विराट कोहली 3.0 है, और 10.0 मान लो, वो इस तरह से खेल रहे हैं, वो उनको शॉट मारने में हिचकिचा नहीं रहे हैं। तो अब बात करते हैं इंडिया की, बैटिंग चालू होती है, ये मैच रन चेस होता है, रोहित शर्मा और सुमन गिल, और रोहित शर्मा इस मैच में ही नहीं, ये सीरीज न्यूजीलैंड की जो ओडीआई सीरीज है इसमें ही फ्लॉप होते हैं, मात्र 3 मैच में 61 रन मारते हैं और आउट हो जाते हैं, और तीनों मैच में सेम पैटर्न से आउट होते हैं भाई, कि सुप डिसमिसल, जैसे कि बल्लेबाज डबल माइंड में हो कि मारे ना मारे, लेकिन बैट चला गया, इसकी माइंड में वो है चला गया बैट मारने के लिए, आपको जो कि नेचुरल गेम है मारना, उसके चलते वो मिडॉन पर ही आउट होते हैं। और एकदम नॉर्मल, कोई बतिया भी नहीं सकता है कि रोहित शर्मा ऐसे आउट हो सकते हैं, और दम इसकी रोहित शर्मा भाई मार देते हैं, अगर मारना है उनको मार देते हैं, और ये नहीं कर रहे हैं उनको वर्ल्ड कप के प्लान से ड्रॉप कर दो, नहीं, वो कम बैक करने वाले हैं। और उनको देखो, इस डबल माइंड में यही भी होता है ना, कि अगर रोहित शर्मा जो 30 वर्ल्ड कप में दिखे थे और जितना अटैकिंग कर रहे थे, आपको, और तो भाई यही हम हमारा जो वीडियो देख रहे होंगे, हम साफ कर रहे हैं भाई कि आप इस मैच में रोहित शर्मा विराट कोहली के लेकर कोई स्टेटमेंट दे दो जैसे हम लोग कप्तान के लेकर स्टेटमेंट देते रहते हैं कि भाई मेरा कप्तान, जैसे रोहित शर्मा की ही T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी की बात आई थी कि हार्दिक पांड्या कप्तान बनने वाले थे पहले, अक्टूबर के बाद है, तो जैसा आके बोल देता कि रोहित शर्मा के नेतृत्व में हम वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं, तो ये बढ़िया होता है कि एक निश्चिंत हो जाते हो कि हाँ हो गया। सेम विराट कोहली रोहित शर्मा लेकर कह दो कि ये 27 वर्ल्ड कप खेलेंगे, वो रन मारे ना मारे इनका 27 वर्ल्ड कप ये खेलेंगे, आप उनके मन में डाउट ही मत डालो कि भाई वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। अब तो विराट कोहली को कोई छू भी नहीं सकता है ना, कि आप खुद भी देख लिए हो कि हम कितने डिपेंडेंट हैं, कि विराट कोहली बड़े मंच पर विराट कोहली ही आने वाला है, कोई आपका साथ नहीं है। यंग जनरेशन में सुमन गिल, के राहुल इतने साल से खेल रहे हैं, के राहुल पे भी आने वाले हैं, तो लेकर आप देख लेना कि स्टेटमेंट दे दो कि भाई हाँ रोहित शर्मा विराट कोहली स्टिल खेलेंगे 2027 वर्ल्ड कप, मत डालो पेज में। तो रोहित शर्मा का सीरीज ठंडा गया है, और सुमन गिल 2 अर्धशतक मारे थे 2 मैचों में, और एक मैच तो जीत गए थे, एक मैच में लॉस लॉस मतलब हार गए थे मैच, और इस मैच में उनको शानदार बैट पैड के बीच में से इन स्विंगिंग ऑफ स्टंप के बाहर से एक मिडिल विकेट पाता है, और बोल्ड हो जाते हैं हमारे प्रिंस। और विराट कोहली भाई आते हैं, क्या बोले, कोई शब्द ही नहीं है कि जो विराट कोहली को डिस्क्राइब करे, जितनी तारीफ करो कम, एग्रेसिव अग्रेशन 100 के स्ट्राइक से ऊपर, रन बॉल से भी ऊपर खेल रहे थे। और इस मैच की बात करें, बंदा अकेले लड़ा है, अलोन वॉरियर की तरह अकेले लड़ा है कि जो भी हो, और मेरा भरोसा था ये हर्षित राणा आउट होने के बाद भी विराट कोहली अकेले मैच जिता देगा, क्योंकि विराट कोहली 9वें प्लेयर आउट हुए हैं, तो मुझे काफी भरोसा था। हालांकि उन बैट में शॉट, जो शॉट मारने के बैट हाथ में मुड़ गया था, ये चलते विराट कोहली आउट हुए, और एक आइकॉनिक होते होते रह गया है, मात्र 100वें शतक में 15 शतक दूर है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा वर्ल्ड भर में भी सबसे ज्यादा विराट कोहली का शतक हो गया है, और 10 शतक के साथ सचिन तेंदुलकर और एक और कोई प्लेयर है, इनको छोड़ दिया है, और
विराट कोहली 2016 से भी लीथल दिख रहे हैं और टीम मैनेजमेंट को भी समझ में ये बात आ गई है तो विराट कोहली भाई वो दूसर चीज है और प्लेयर जैसा नहीं है कि दबाव पड़ते वो बिखर जाएगा। तो विराट कोहली स्टिल वो खेलते रहते हैं और श्रेयस अय्यर आते हैं और इन पर भी बात करना जरूरी है। ठीक है, आप शॉर्ट बॉल के क्वेश्चन पर बोल देते हो एग्रेसिव कि दिखा नहीं चाहे कुछ भी, बट आपको एक पैटर्न पकड़ लिया गया है। वो कलकत्ता की जो कप्तानी करते थे उस समय भी दिखे थे और इस मैच में कि आपको जो 2 3 4 डॉट बॉल खेल लेते हो, आपके पास एक प्रेशराइज होते हो और एक रिलीज शॉट खोजते हो आप, और जहां पर आप बार बार आउट होते दिखे हो, इस पर आप काम करो कि सिचुएशन के हिसाब से खेलो। मानता हूं एग्रेसिव अटैकिंग बल्लेबाज हो आप, स्पिन फास्टर सब बेटर खेलते हो, लेकिन थोड़ा भी गेम परफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, कोई चीज परफेक्ट नहीं होती है। थोड़ा काम करते रहो और थोड़ा सिचुएशन भी देख लो। इंडियन प्लेयर की वैल्यू इसीलिए होती है भाई कि उन टेम्परामेंट और सिचुएशन, मैच सिचुएशन कहाँ है, कहाँ कौन शॉट खेलते हो। और आप तो भाई 4 नंबर के बाद कितने सालों के बाद आप युवराज सिंह के बाद आप बेटर 4 नंबर मिले हो, थोड़ा समझ लो आप रीढ़ की हड्डी हो एक टाइप से, तो थोड़ा देख लो। और आउट होते हैं मात्र 1 2 रन के स्कोर पर, और 5 नंबर पे आते हैं के राहुल, और इनका इतिहास साफ है कि जहां पर मंच बड़ा हो वहां रन नहीं मारते हैं। अब कोई निराश हो या कोई हो, इनकी क्या बॉल पे आउट हुए, इनकी साफ टर्न होता है गेंद और अपना बैट फेंक जाते हैं, ऐसे ऐसे टर्न होता है, ऐसे फेंक जाते हैं और इजी कैच फील्डर रोक लेता है। और ये मैच में अगर श्रेयस अय्यर, रोहित, सुमन और के राहुल, इवन जडेजा भी 10% भी देते ना अपना, तो विराट अकेले मैच ये निकाल लेता है, लेकिन 10% भी नहीं दिया अपना। सेम 6 नंबर पे आते हैं आपका नीतीश कुमार रेड्डी। शानदार सिंगल निकाल रहा है बंदा, और इसको ग्लेन फ्लिप पर दबाव डाला कि नीतीश कुमार रेड्डी दबाव डाले, और ग्लेन फ्लिप देखना 50 के अबव चला गया। क्यों? क्योंकि स्लो स्वीप मार रहा था ग्लेन फ्लिप को, राइट हैंडर होते, सिंगल डबल तो निकाला, सिचुएशन बदला तो ग्लेन फ्लिप को ये स्लो स्वीप मार रहे थे, जो कि हमारे बल्लेबाज रोहित शर्मा के छुड़ाकर विराट कोहली कभी कल T20 फॉर्मेट में स्लो स्वीप मारते हैं, उसके बाद कोई भी स्वीप नहीं मारते हैं। और इस पर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूं कि भारतीय स्पिनर क्यों बेटर नहीं खेल पा रहे हैं, नहीं हो तो आप जाके चेक कर लेना। हम बनाए हैं फुल एक्सप्लेन के साथ, और न्यूजीलैंड क्यों स्पिनर बेटर खेल रही है इस पर मैं वीडियो बनाया हूं, उसी वीडियो में है, तो आप जाकर देख लीजिए। और के राहुल आउट होते ही नीतीश कुमार रेड्डी शानदार थोड़ा सा मैच में लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी जहां आउट होते हैं ब्लेम नहीं कर सकते हैं, हालांकि नहीं झुकूंगा वाला सर्वेशन करते हैं और अगली गेंदा पे ही आउट हो जाते हैं। तो वहां पर बड़े शॉट की जरूरत थी और नीड भी थी, और रोहित, विराट कोहली और नीतीश कुमार रेड्डी में से कोई रिस्क ले सकता था तो वो नीतीश कुमार रेड्डी थे, और मारने जाते हैं और आउट हो जाते हैं, सीधे फील्डर में के हाथ में ही मार देते हैं। हालांकि वो पुल मारने वाली शॉट नहीं थी, लेकिन मार देते हैं, आउट हो जाते हैं। और जडेजा आते हैं, और यहाँ पर भी एक कप्तानी की बात होनी चाहिए कि आजकल आईपीएल हो, इंडिया के कप्तान हो, मैचअप पर बड़ा ध्यान देते हैं कि भाई मैचअप, और 2 राइट हैंडर बल्लेबाज हैं तो आप उनको ऑफ स्पिनर नहीं लगाओगे, 1 2 लेफ्ट हैंडर है चाहे 1 लेफ्ट हैंडर है, आप और लेफ्ट आर्मर ऑर्थोडॉक्स को नहीं लगाओ। क्यों? न्यूजीलैंड तो लगाया रविंद्र जडेजा के सामने लेफ्ट आर्मर ऑर्थोडॉक्स लेनोक्स को लगाया सामने, और आउट भी कर दिया लेफ्ट हैंडर को, और लिफ्ट मारते हुए इंदौर के छोटी पिच पर वो आउट होते हैं। बट उनकी बचाव में मैं यही बात कहूंगा, ठीक है बल्लेबाजी से उनका फॉर्म डीप हुआ है क्योंकि वो ढेर दिन के बाद खेलने आ रहे हैं, और खास करके उनकी बॉलिंग उनके जगह पर नहीं कराई गई थी, लेकिन 30 ओवर के बाद कराई गई थी बॉलिंग में उनका। इस मैच में मैं कहूंगा कि आप शुरू में जब कप्तान ही दिखा रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं है मेरा, तो बॉलर कहां से कॉन्फिडेंस लाएगा बॉलिंग में, तो यही बात है। और बैटिंग में हालांकि अब अगले 6 महीने बाद है, अब आपको वर्ल्ड कप T20 निकल जाएगा, आईपीएल निकल जाएगा, और उसके बाद ओडीआई मैच है, तो काम करके आए बल्लेबाजी पर। हो सकता है कितना लोग इनके खिलाफ पीआर कंपेन करे या क्या कहे, नहीं कर सकते कि वो लास्ट मैच खेल चुके हैं, ट्वीट कर रहे हैं,
भाई जब रोहित शर्मा विराट कोहली आ सकते हैं तो क्यों नहीं रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा तो सबसे पहले करके दिखाया है, 2017 के बाद ड्रॉप होने के बाद टीम में आया है और बेस्ट फील्डर, बेस्ट बैटिंग खास करके रेड बॉल में और बॉलिंग किया था। ठीक है, 2 सीरीज से उनकी बॉलिंग और बैटिंग, क्योंकि ऑलराउंडर पे क्या होता है ना कि बोझ बहुत लंबा हो जाता है, आंकड़ा निकल जाएगा कि भाई 13 के बाद 50 नहीं मारा है, लेकिन क्या इम्पैक्टफुल एक भी इनिंग नहीं खेले हैं, कहे ना वो इम्पैक्टफुल में 20 रन हो, 15 रन हो जडेजा। तो ये सवाल है मेरा। तो जडेजा हम नहीं मान रहे कि ये आखिरी सीरीज खेल लिए है, मौका मिलेगा। ये 3D प्लेयर है, वास्तव में 3D प्लेयर है रविंद्र जडेजा, और आउट होते ही लगने लगता है कि इंडिया मैच लूज कर गया, लेकिन हर्षित राणा ने सबको गलत प्रूफ किया है और सबको लगता है कि भाई मौका मिला। हाँ, मानना चाहिए कि नीतीश कुमार रेड्डी डायरेक्ट कोई भी फर्स्ट क्लास मैच ना खेले हुए आईपीएल के बॉल पर सीधे वनडे में एंट्री मिलती है, वनडे में ही नहीं तीनों फॉर्मेट में एंट्री मिलती है हर्षित राणा को। लेकिन और आज के डेट में बात करोगे कि भाई सबसे इंप्रूव क्रिकेटर कौन है, तो है हर्षित राणा। बैटिंग के साथ आता है बंदा और विराट कोहली को मैच करने लगता है और शानदार 50 मारता है, जहां तोड़ देता है 6 मारता है, जहां से उम्मीद जग जाती है कि भाई हम तो जीत जाएंगे इस मैच को। और लेकिन फुल टॉस गेंद पर बैट की ऊपरी भाग लगती है, फुल टॉस पर कोई भी मारने जाता है, जो एग्रेसिव है वो मारने जाता ही जाता है और बंदा आउट हो जाता है। आउट होते ही मोहम्मद सिराज जाते हैं और मेरा टेलेंडर से हमेशा शिकायत रहता है यार कि आप लोग सिंगल तक नहीं निकाल पाते हो, आते आते लेग साइड की बॉल पर वो आउट हो जाते हैं। और विराट कोहली से पूछ रहा है कि भाई रिव्यू ले लेगा, अब बताओ। इस बात पर दिक्कत होती है और विराट कोहली कुलदीप यादव आते हैं उसके बाद, और विराट कोहली सिंगल डिनाई करने लगते हैं 3 गेंद तक, फिर भी कॉन्फिडेंस दिखाकर कुलदीप यादव को खिलाया जाता है और विराट कोहली अच्छे करते हैं। वो सोच रहे थे कब थोड़ा रिस्क लिया जाए और बाउंड्री 2 लगा चुके थे, बढ़िया लगा चुके थे और कुछ कुछ शॉट ऐसे खेले कि भाई प्राइम वाला ही विराट कोहली दिख रहा था कि हाँ भाई कोई नहीं है टक्कर में विराट कोहली के सामने। और सामने के बॉल मारने जाते हैं जो कि 6 मारे भी थे, लेकिन बैट हाथ में मुड़ जाने के कारण वो आउट हो जाते हैं और ओवर हो जाता है मैच और आउट हो जाते हैं, रन आउट वो भी। तो ये था पूरा मैच का लेखा जोखा। जो मेरा सवाल है कि गौतम गंभीर के हर एक बार आप ब्लेम नहीं कर सकते, आपकी बल्लेबाजी में भी गलतियां है कि कोई टिक के खेलना नहीं चाह रहा है, प्लेयर आगे उम्मीद छोड़ दिया कि 337 रन हम चेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विराट कोहली नहीं मान रहा था कि हम चेस नहीं कर रहे थे, इसलिए आप ऐसा उम्मीद लग रहा था कि जीत जाएंगे जीत जाएंगे, लेकिन बाकी प्लेयर मान चुके थे कि हमसे नहीं होगा, हम लोग मैच हार गए हैं। तो ये सवाल है। दूसरा का ये सवाल है कि पूरी बैटिंग लाइनअप में जिस दिन रोहित शर्मा नहीं खेलेगा मिडिल ऑर्डर में, मतलब कहने का मतलब है कि वो सेट होके मिडिल ऑर्डर और स्पिनर आपको कोई इनमें से नहीं है, इनफैक्ट श्रेयस अय्यर भी नहीं है कि स्वीप शॉट और स्लो स्वीप पर रन स्पिनर को मार सके, कोई भी नहीं है। श्रेयस अय्यर स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं और खास करके वो सीधे वाला कि जब एक टांग रख के मारते हैं और सीधे सामने मारते हैं वो अच्छा है, लेकिन जहिया उनको स्वीप पर रन मारने के कह दो, बाउंड्री लंबी है, नहीं होता है वो जिनवनी, कोई स्पिनर को स्वीप मार पे नहीं करता है। टेकल करने के तो विराट कोहली भी अच्छे खेलते हैं स्पिन, लेकिन वो स्पिन डोमिनेटिंग नहीं हुआ ना, आप अच्छे खेलते हैं जो कि न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी किया कि आपके कुलदीप यादव एक्सपेक्टर के आपके डर से बॉलिंग नहीं कराए कि भाई वो मार सकता है, ये कहा था डोमिनेशन। सेम जब तक रोहित शर्मा नहीं खेलेगा मिडिल ऑर्डर में तो आप डोमिनेशन नहीं देखते हो, क्योंकि रोहित शर्मा स्लो स्पिन मारता है, आपको मालूम है कि भाई 3-3 छक्का एक स्पिनर को टांग देता है जब अपने आप पर आ जाते हैं रोहित शर्मा। तो इनको नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पर ऐसा बल्लेबाज खिलाए, ऐसा ऑलराउंडर खिलाए जो कि स्वीप शॉट मार नहीं मारे। और मैं बार बार नहीं कहूंगा कि भाई ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ साउथ अफ्रीका सीरीज में वो बेस्ट दिखे थे और स्वीप महाराज को जो मारे थे स्पिनरों को देख लेना आप। और कप्तानी सीखनी पड़ेगी भाई को, फील्ड सेटिंग से कोई कप्तान नहीं हो जाता है और मैं उम्मीद करता हूं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली भाई सहयोग दे। सुमन गिल बहुत ही ज्यादा वीक दिख रहे हैं कप्तानी में, और आप विराट कोहली कप्तानी देख लेना भाई, 11 ओवर में स्पिनर आना ही आना है। चहल जब कुलदीप खेल रहे थे उनके वाइड फॉर्मेट देख लेना कि 10वें ओवर से कभी कभी काम लगा देते, विकेट नहीं गिरा है ना तो 9वें ओवर में कुलदीप यादव। तो ये देख लेना है। ये था पूरा डिटेल्स, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ऐसे एकदम क्रिकेट डेप्थ एनालिसिस वीडियो लेके आएंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और हौसला बढ़ाइए ताकि वीडियो टाइम पे आ जाए
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।